हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 साइकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल रहेगी। और आज की वीडियो कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो गाइस, हम करते हैं साइकोलॉजी टॉपिक। तो आप सबको पता होगा कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगोस। किस किस से बना होता है? साइकी प्लस लोगोस। साइको का अर्थ होता है मन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ? मन का अध्ययन करना। क्या हुआ? मन का अध्ययन करना। गाइस, जो फिलोसफी दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? जो साइकोलॉजी शब्द है ना, वो फिलोसफी दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता है। और जो सबसे पहली बुक 1590 में रुडोल्फ गोल्काई ने अपनी पुस्तक लिखी, जिसका नाम है साइकोलॉजिया। जो सबसे पहले लिखी थी किसने? रुडोल्फ गोल्काई ने। हेविंगहोस ने कहा कि इसका जो मनोविज्ञान है ना, उसका अतीत तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही लंबा होता है। क्या कहा है हेविंगहोस ने? कि जो मनोविज्ञान है ना, उसका अतीत तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही लंबा होता है। और जो सबसे पहले मनोविज्ञान ने मानसिक फिलोसफी के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान को सबसे पहले किस रूप में जाना जाता है? मानसिक फिलोसफी के रूप में। 400 बीसी के दौरान मनोविज्ञान विषय नहीं माना जाता था, इसका दर्शन शास्त्र के रूप में ही नाम जाना जाता था। जो मनोविज्ञान है ना, उन्होंने मनोविज्ञान विषय में नहीं जाना जाता था। 400 शताब्दी से पहले दर्शन शास्त्र के रूप में इसको जाना जाता था। और एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस शाखा के रूप में सबसे पहले जाना जाता है? तो दर्शन शास्त्र। किस रूप में? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान से पहले दार्शनिक शास्त्र से ही लिया गया था 1990 में। कब लिया था? 1990 में। अब इसकी कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, वो कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। जो 16th सेंचुरी में इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना। मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान माना गया कई मनोविज्ञानों ने। तो ये 16th सेंचुरी में आत्मा का विज्ञान, इसके प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गोल्काई। कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और गोल्काई। तो इन्होंने आत्मा का विज्ञान में क्या क्या कहा है कि आत्मा किसने देखी है? मनोविज्ञानों ने क्या कहा है कि आत्मा किसने देखी है? हमने तो आत्मा को नहीं देखा। इसलिए इन्होंने मनोविज्ञानों ने आत्मा के विज्ञान को नहीं स्वीकारा। क्या नहीं किया? इन्होंने स्वीकारने के लिए मना कर दिया, बोले कि हमें तो आत्मा देखी नहीं है। फिर ये बोलता है कि मनोविज्ञान के पिता जो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान इसका अवस्थाएं ली थी, तो इसके स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने किया है? अरस्तु ने। तो अरस्तु ने इसका प्रयोग किया है। तो ये कौन हुए? मनोविज्ञान के पिता। कौन हुए? मनोविज्ञान के पिता अरस्तु। रुडोल्फ गोल्काई ने 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। मनोविज्ञान की जननी कौन है भी?
जो मनोविज्ञान की जननी है ना वो फिलोसफी है। कौन है? फिलोसफी। आत्मा एक आध्यात्मिक, धार्मिक व काल्पनिक विषय होती है, तभी तो इन्होंने आत्मा के विज्ञान को नहीं स्वीकारा। सेकंड है 17वीं सेंचुरी में मन का विज्ञान। क्या है 17वीं सेंचुरी में मन का विज्ञान? मन का विज्ञान किसने वो किया था भी? इटली के पैम्पोलोजी ने, जॉन लोक थॉमस रीड। किसने? इटली के पैम्पोलोजी जॉन लोक थॉमस रीड। तो जो पैम्पोलोजी अमेरिका में एक मनोविज्ञान थे। तो मनोविज्ञानों ने क्या कहा है कि हमने तो मन को भी नहीं देखा कि मन कहाँ होती है, क्योंकि मन तो एक अंतर्मुखी होती है, हमने तो मन नहीं देखा। तो इसलिए मनोविज्ञानों ने मन के विज्ञान को भी नहीं स्वीकारा। क्या नहीं किया? अभी मन के विज्ञान को भी स्वीकार करने के लिए इन्होंने मना कर दिया। फिर है 18वीं सेंचुरी में चेतना का विज्ञान। क्या है? चेतना का विज्ञान। विलियम्स वुंट इसके प्रतिपादक हैं। विलियम जेम्स वोइंस चेतना के विज्ञान को कहा गया। किसने कहा भी? विलियम्स वुंट, विलियम्स जेम्स और वोइंस ने चेतना का विज्ञान कहा गया। व्यवहारवाद को सबसे पहले किसने माना? अभी मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। और प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक सबसे पहले प्रयोगशाला लिखी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पे भी? लिप्जिंग शहर में। और कहाँ? जर्मनी में। और जो विलियम्स वुंट है ना वो आधुनिक मनोविज्ञान के क्या हैं? पिता। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है? विलियम्स वुंट। और वास्तविक मनोविज्ञान के पिता के क्या नाम है? विलियम्स वुंट। कौन है भी? विलियम्स वुंट। तो इसने चेतना के विज्ञान में मनोविज्ञानों ने क्या बोला है कि भी चेतना, हमने तो चेतना को भी नहीं देखा, चेतना कहाँ होती है, कैसी होती है, क्योंकि चेतन केवल 1/10 भाग में बटी होती है, बाकी सब क्या होती है? अचेतन होती है। इसलिए मनोविज्ञानों ने चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया। फिर है 20वीं सेंचुरी व्यवहार का मनोविज्ञान। क्या है? 20वीं सेंचुरी में व्यवहार का मनोविज्ञान। तो व्यवहार का मनोविज्ञान किसने दिया था? जेवी वॉटसन ने। किसने दिया अभी? जेवी वॉटसन ने। वुडवर्थ, थोर्नाइक, मैकडूगल, क्लार्क हल, स्किनर और पैवलव। जो व्यवहारवाद के सबसे पहले प्रयोग किसने किया अभी? मैकडूगल ने किया है। और शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है? थोर्नाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता कौन है भी? थोर्नाइक। और प्रयोगशाला मनोविज्ञान के पिता विलियम्स वुंट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं भी। और मनोविज्ञान का सबसे पहले शिक्षा को लाने का विचार किसने किया है? रूसो ने किया था। किसने किया था? मनोविज्ञान का सबसे पहले शिक्षा को लाने के लिए रूसो ने किया था। सर्वप्रथम विलियम्स मैकडूगल ने 1905 में इसका उल्लेख किया। बाद में इन्होंने पिल्सवली ने 1911 में पुस्तक मनोविज्ञान के मूल रूप में ने व्यवहार का विज्ञान कहा। क्या कहा भी? व्यवहार का विज्ञान। तो जो व्यवहार का विज्ञान है ना इसमें हमारी मन भी शामिल होती है, आत्मा भी शामिल होती है और चेतना भी शामिल होती है। इसलिए मनोविज्ञानों ने क्या कहा है कि जो व्यवहार में हमारी मन भी शामिल होती है और आत्मा भी शामिल होती है और चेतना भी शामिल होती है। इसलिए इन्होंने व्यवहार के मनोविज्ञान को स्वीकार किया।
और अब एक बार ये और देख लो कि साइकोलॉजी शब्द दो लोगों ने मिलकर बनाया था। किस किस ने बनाया था भी? जो साइको शब्द है ना, वो दो लोगों ने मिलकर बनाया था, गैरिट और पैम्पोनोजी। गैरिट और पैम्पोनोजी। और साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया है भी? ग्रीक भाषा से। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो इनके दर्शन शास्त्र है 18 में, इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में जाना था। किस किस ने? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान। तो 16 सेंचुरी में इन्होंने आत्मा का विज्ञान के लिए अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि मनोविज्ञानों ने बोला कि हमने तो आत्मा देखी नहीं है, आत्मा कैसे होती है, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। और फिर है ना, जो मन का विज्ञान है ना, 17 सेंचुरी में इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया, और चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया। और फिर इन्होंने 20 सेंचुरी में व्यवहार का मनोविज्ञान किया, जेवी वॉटसन ने, इन्होंने वो स्वीकार किया व्यवहार का, क्योंकि मनोविज्ञान बोले कि हमने इसमें तो मन भी शामिल होती है, चेतना भी शामिल होती है, और आत्मा भी शामिल होती है। मनोविज्ञान के संप्रदाय: संरचनावादी और अस्तित्ववाद। संरचनावादी और अस्तित्ववाद 1890 में। किसने दिया है इसका प्रतिपादन? विलियम्स वुंट और टिचनर। विलियम्स वुंट है ना, इसके शिष्य कौन थे? टिचनर थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है, और चेतना के 3 प्रकार बताए हैं: संवेदना, भावनाएं और प्रतिबिंब। क्या क्या बताएं भी? संवेदना, भावनाएं और प्रतिबिंब। संरचना का दूसरा नाम प्रकारीवाद, कार्यवाद, और इन्होंने किसने दिया था? एंजिल कैटल ने। एंजिल कैटल ने क्या दिया था? प्रकारीवाद और कार्यस्थल। भाव के त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिए हैं भी? विलियम्स वुंट ने दिए हैं। इसके 3 पॉइंट है जो त्रिविमीय है। फर्स्ट है उत्तेजना, तनाव, और सुखद और दुखद। फर्स्ट कौन सी है? उत्तेजना और तनाव, सुखद और दुखद। विलियम्स वुंट ने चेतना के 2 तत्व बताए हैं, टिचनर ने बढ़ाकर क्या कर दिए? 3 कर दिए। कौन कौन से भी? संवेदन, भाव, प्रतिमा। कौन कौन से? संवेदन, भाव, प्रतिमा। जो विलियम्स वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताई, गुण और तीव्रता। यह अंतर्निरीक्षण विधि भी इस पर बल देती है। संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। क्या किया भी? संरचनावाद ने मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र को अलग कर दिया, और इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। इसका मानना था कि बच्चा नया सोचकर कुछ नया निर्माण करते हैं, तो ये चीज़ संरचनावादी होती है। क्या होती है भी? संरचनावादी होती है। क्या कहते हैं संरचनावादी? कि बच्चा कुछ भी नया सोचता है, तो उसका कुछ भी निर्माण करता है, तो वो क्या होती है? संरचनावाद। सेकंड है प्रकारीवाद और कार्यात्मक। क्या है भी? सेकंड प्रकारीवाद और कार्यात्मक। विलियम्स वुंट ने दिए हैं प्रथम
विलियम्स वुंड ने। किसने भी? प्रकार्यवाद और कार्यात्मक में किसने दिया है? विलियम्स जेम्स ने। तो इसमें क्या है, जो प्रथम अनौपचारिक संस्थापक रहेंगे ये प्रकार्यवाद क्या रहे हैं? प्रथम अनौपचारिक संस्थापक। इसके अनुसार मनोविज्ञान ने विषय वस्तु को चेतना के कार्य, मन व व्यवहार को कार्य का अध्ययन करता है। यह अंत निरीक्षण पर भी बल देता है। जो संरचनावादी है ना, वो भी क्या था? निरीक्षण पर बल देता था। और जो ये प्रकार्यवाद है वो अंत निरीक्षण पर बल देता है। इसको प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है। चेतना के खिलाफ आए थे भी ये व्यवहारवाद। कौन आए थे चेतना के खिलाफ? व्यवहारवाद। थर्ड है हमारा गेटाल्टवादी। 1920 में मैक्स वद्रीमर। सहयोग दिया किसने? कोहलर, कोल्फा, कुर्ट लेविन और बद्रीमर। किसने दिया भी? कुर्ट और लेविन, बद्रीमर, कोहलर और कोल्फा ने। तो इन्होंने गेटाल्टवादी में क्या कहा है कि किसी भी चीज़ को पहले से अंश की ओर बल दिया जाता है। किसने दिया है भी? किसी भी चीज़ को पहले से अंश की ओर बल दिया जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल देते हैं। मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल, सीखना, चिंतन, स्मृति प्रक्रिया को समझने पर भी बल दिया है। गेटाल्टवादी ने किस पर बल दिया है? जो प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के रूप में संगठन पर बल दिया है। चीज़ों को पूर्ण से अंश की ओर ले जाना, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल, उसे सीखना, चिंतन, स्मृति प्रक्रिया को समझने के बल दिया है। किसी भी कार्य को पूरा का पूरा करना और उसकी सभी अलग अलग बातों को एक साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। अधिगम की अंतर्दृष्टि इसी संप्रदाय से जोड़ती है। क्या करती है भी? इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी कार्य को पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए और उसकी सभी अलग अलग बातों को एक साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। अधिगम की अंतर्दृष्टि इसी संप्रदाय से जोड़ती है। जो कुर्ट लेविन और कर्ट लेविन है वो किसने इसका सिद्धांत दिया है? क्षेत्रीयवाद का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। और फील्ड थ्योरी, स्पेस थ्योरी भी दी। फोर्थ है मानवतावादी। मानवतावादी किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो व रॉजर्स ने। इसे शिक्षा पर बल दिया है। शिक्षा पर औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक। मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास पर बल दिया है। मानव स्वभाव को धनात्मक बनाया। किसने बनाया भी? जो मानवतावादी ने इन्हें स्वतंत्रता, आत्मानुभूति पर विकास देकर मानव स्वभाव को धनात्मक बनाया। फिर है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद 1900 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। मन के 3 प्रकार होते हैं, चेतन, अचेतन और अवचेतन। कौन कौन से भी? चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन 1/10 भाग में इसको माना गया है और बाकी सब क्या है? अचेतन है। इसका संबंध वर्तमान और वास्तविक होता है। क्या होता है? इसका संबंध वर्तमान और वास्तविक है। अर्थ अवचेतन में किसी को कोई भी वस्तु देकर भूल जाना। अचेतन में जो इसमें तो चेतन में क्या था कि 1/10 भाग होता है और जो बाकी बचा होता है वो क्या होता है? अचेतन। अवचेतन में क्या होता है कि भी कोई भी चीज़ देकर भूल जाना।
इसका मानना है कि इंसान को अपने जीवन में उसकी यौन ऊर्जा बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इंसान जो कुछ भी सीखना प्रभावित करता है, इंसान जो भी कुछ सीखने को प्रभावित करता है उसे अचेतन मन कार्य करता है। अचेतन मन महत्व दिया गया है। इंसान जो भी क्रियाएं करता है वह अचेतन के मन में होती है। किसके मन में होती है? अचेतन के मन में होती है। प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम्स मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को प्रबल दिया है। समूह मस्तिष्क और समूह के संवेग का उच्च स्तर पर व्यक्तित्व खत्म पर बल दिया जाता है। उद्देश्य पूर्व क्रिया पर बल देना। किस पर बल देना? भी उद्देश्य की ओर क्रिया करना। संज्ञानवादी। संज्ञानवादी जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्टकी, कुरंट लेविन और बद्रीमर और पिल्सवरी। ये संरचनावादी के संबंधित करता था। जो ये संज्ञानवादी है ना, वो किसकी ओर संबंधित करता था कि जो आसपास के वातावरण को देखकर खुद को कुछ कार्य करने या उसको सीखने के लिए बल देते थे। किस पर बल दिया है अभी इन्होंने? कि वे वातावरण को देखकर और कोई भी वातावरण को देखकर खुद ही उस कार्य को सीखने के लिए के बारे में कहा है। होम्ब्रिक स्कूल ऑफ विलियम्स मैकडूगल ने दिया। किसने दिया भी? विलियम्स मैकडूगल ने। और इस जो संज्ञानवाद है ना, उसके पिता कौन है? जीन पियाजे। साइकोलॉजी ने इन्होंने मूल प्रवृत्ति 14 होती हैं। मूल प्रवृत्ति कितनी होती हैं? 14 दी हैं। सांचरीवाद जॉन लोक ने। इसके अनुभवों पर बल दिया जाता है। सांचरीवाद ने अनुभव पर बल दिया गया है। किसने? जॉन लोक ने। व्यवहारवाद जेवी वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नाइक, गुथरी, पैब्लोव और क्लार्क हल। प्रारंभिक व्यवहारवादी एपीविस, लेस्ले, होंटर और होस्ट। उत्तर व्यवहारवादी कौन कौन है? गुथरी, हॉल, स्किनर और पेंटर। इन्होंने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया। व्यवहारवाद की विधि कौन कौन सी है? निरीक्षण विधि, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, अनुबंधन विधि। इनकी बुक है, बुक व्यवहारवाद। जो व्यवहारवाद जेवी वॉटसन की एक बुक है, उसका क्या नाम है? व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में इन्होंने क्या कहा है कि वुडवर्थ ने क्या कहा है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, जैसा भी बोलोगे मैं वैसा ही बना दूंगा। क्या कहा है अभी वुडवर्थ ने? कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही बना दूंगा। कब भी? 1925 में। बीएफ स्किनर, गुथरी व हल को प्रवृत्ति व्यवहारवाद भी कहा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जा सकता है। और वॉटसन ने पर्यावरण व वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरण भी कहा गया। क्या कहा गया अभी वॉटसन ने? जो पर्यावरण और वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरण भी कहा। विशेष कार्यक्रम को चलाया जिसे पर्यावरणीय नीति शास्त्र भी कहा गया है। क्या कहा गया अभी? पर्यावरणीय नीति शास्त्र। इसका मानना है कि सीखने की क्रियाओं पर इंसान को वंशानुक्रम की भूति शून्य होती है, जबकि उनके वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बच्चा कुछ भी सीखता है उन सभी बातों को उसके व्यवहार में नियंत्रित करता है या फिर उसका परिवर्तन करता है। हम कोई भी कार्य को सीखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आते ही हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। संरचनावाद
व प्रकार्यवाद का विरोध में स्थापना। वुड्सन ने आदत निर्माण में 3 नियमों का उल्लेख किया: बारंबारता का नियम, अभिन्नता का नियम और अनुबंधन का नियम। इसके अनुसार प्रत्येक बालक को व्यवहार सिखाया जा सकता है। क्या सिखाया जाता है? प्रत्येक बालक को व्यवहार के बारे में सिखाया जाता है। प्रयोजनवादी मैकडूगल ने दिया। इसका मानना है कि इंसान हमेशा किसी न किसी कारण उद्देश्य से सीखता है, तो यह एक प्रयोजनवादी कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा तो वह उस उद्देश्य तक कैसे पहुंच पाएगा? तो इसलिए मनोविज्ञानों ने बोला है कि सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। अगर हमें हमारे लक्ष्य का ही पता होगा तो तभी तो हम अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम कभी भी हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये थे भी हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब इनकी कुछ शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, समाज प्रयोगात्मक, आधुनिक औद्योगिक, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासनात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, निदानात्मक, औपचारिक, अनौपचारिक, शारीरिक, सुधारणात्मक और सैद्धांतिक, व्यवहारिक, आपराधिक। ये हमारे क्या थे भी, इनकी मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। और जो मनोविज्ञान होता है वो किससे संबंधित होता है? प्राणियों का अध्ययन, मन, मानव, पशु, पक्षियों, इन सब का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान किससे संबंधित होता है? मानव से, मन से, पक्षियों से, पशु पक्षियों से ये क्या होता है? संबंधित होता है। और जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखी भी इन्होंने? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें 16 पेज थे। और चेतन व अचेतन चेतन शब्द की इन्होंने क्या की? उत्पत्ति की। और किसने भी? मैकडूगल ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? मैकडूगल ने लिखी थी। और 16 पेज थे इसके, और इन्होंने उसमें चेतन की उत्पत्ति की। ये था भी हमारा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इंट्रोडक्शन। अब है हमारा नेट का टॉपिक स्टार्ट होता है, भगवत गीता। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता और मनोविज्ञान। एक अवधारणा यह है कि परामर्श और मनोचिकित्सा पश्चिमी देशों से विकसित की गई थी तथा भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी साहित्य के द्वारा हुआ, परंतु कुछ तथ्यों से प्राचीन इतिहास के अध्ययन द्वारा पता चलता है कि यह बात 100% सत्य नहीं है। क्या कहा कि भगवत गीता ने कि जो परामर्श और मनोचिकित्सा पश्चिमी देशों में क्या हुई थी? विकसित हुई थी, और भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी साहित्य के द्वारा किया गया था, परंतु कई विचार लगाने के बाद प्राचीन साहित्य में इनका अध्ययन हुआ, तब पता चला कि यह 100% सही नहीं है। 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। क्या दिया भी? 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया, जो इसके मूल रूप से एक उदाहरण है। यह वर्तमान में भी प्रासंगिक है। अर्जुन एक धनुधारी तथा महान योद्धा थे, जो पांडव भाइयों के तीसरे नंबर पर थे। क्या थे भी? एक धनुधारी भाइयों के तीसरे नंबर पे थे। कौरवों के साथ युद्ध के समय एक नज़दीक आने पर महाभारत होने से पहले उन्होंने संदेह से ग्रस्त किया कि यह जो युद्ध होगा ना, वो सगे संबंधी, दोस्तों, परिवार और अपने शिक्षक गुरु द्रोण और दादा पितामह के साथ करना पड़ेगा। इन्होंने
भगवत गीता में क्या कहा है कि जो कौरव के साथ युद्ध करने के समय जो नज़दीक आया है ना, तब महाभारत से पहले उन्होंने एक संदेश दिया कि जो यह युद्ध होगा वह अपने सगे संबंधी जैसे कि माता पिता, दोस्तों, परिवार और अपने शिक्षक और द्रोण दादा पितामह के साथ करना पड़ेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने सलाह ली। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को अनिवार्यता और महत्ता बताई कि यह वार्तालाप महाभारत की एक प्रमुख भाग है जिसे हम भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। क्या कहा गया है अभी इसमें कि जो कौरव के साथ युद्ध करने के समय जो भी नज़दीक समय आया था तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि भी जो ये युद्ध होगा ना वो अपने सगे संबंधी, दोस्तों, परिवार और अपने शिक्षक द्रोण तथा दादा पितामह के साथ करना पड़ेगा। और इन्होंने श्री कृष्ण ने सलाह ली। श्री कृष्ण ने महाभारत में अनिवार्यता और एक महत्व बताई कि वार्तालाप इस महाभारत के रूप में जाना जाता है और इसे क्या कहा गया है, भगवत गीता। भगवत गीता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। विश्व के अधिकांश विद्वान और भारतीय विद्वानों ने सिगमंड फ्रायड के मस्तिष्क विश्लेषण का इसका क्या किया, समर्थन किया। भगवत गीता का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया? भी एक भारतीय विद्वानों ने, जो कौन है, सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क विश्लेषण का समर्थन किया। सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क के 4 भागों में बांटा: चेतना, अचेतन, अचेतन और आंतरिक चेतन। कौन कौन से भागों में 4 प्रकार के होते हैं? चेतन, अचेतन, अवचेतन और आंतरिक चेतन। भारतीयों ने भी सिगमंड फ्रायड को बुनियादी खोज का अध्ययन किया और सही पाया, परंतु कृष्ण का उद्देश्य था कि भगवत गीता आज भी प्रासंगिक है। भगवत गीता सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत और एक मरीज अर्जुन के बीच मनोरोग परामर्श और एक प्रकार बताया गया है। जो एक काउंसलर होता है ना, वो तो श्री कृष्ण के रूप में जाना गया है और एक मरीज है वो अर्जुन के बीच मनोरोग परामर्श का एक प्रकार है। जब मनोविज्ञान मनुष्य और कौरवों के बीच टकराव की बात चल रही थी तो बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि यह लगता था कि क्लेश, अंतर्द्वेष, आत्मजस्य के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग से आज भी उठता है। भगवत गीता के महत्वपूर्ण पहलू। मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? यह मानव मनोविज्ञान से संबंधित होता है। कौन कौन से? जीवन में संघर्ष करना, मनोदशा, निर्णय, अनुभूति। जीवन में संघर्ष करना। हमारा जीवन आज भी एक संघर्ष है। जो अपने जीवन में हर कौरव, अधर्म, अर्थात ऐसी चीज़ों को हमें भूमिका करती है, जैसे बुरे व्यक्ति या मित्र, नकारात्मक विचार, बुरी आदतें, धूम्रपान, शराब पीना आदि। वही पांडव अर्थात अच्छे व्यक्ति, आत्मविश्वास, अच्छी आदतें, मन को सकारात्मक विचार आदि के बारे में उत्साह के लिए हमें ऊर्जा से भर देती है। तो इन्होंने क्या कहा है भगवत गीता में? जो जीवन में जो संघर्ष करता है ना, वो 2 रास्ते को चुनता है। एक तो सही जो सकारात्मक होता है वो, और एक जो नकारात्मक होता है वो। तो जो सकारात्मक में होता है उसमें क्या है कि भी अच्छा व्यक्ति, आत्मविश्वास होना, अच्छी आदतें, मन में सकारात्मक विकास आदि को उत्साह से भरता है। और एक जो नकारात्मक होता है वो क्या होता है कि बुरे व्यक्ति की संगति, मित्र, नकारात्मक विचार, बुरी आदतों को धारण करना। हम जीवन में अधिक आकर्षित होने वाली चीज़ों को, इसमें क्या कहा है कि हम जीवन में अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं।
तो हमें अपने अर्थात हम अच्छे मार्ग को अनुसरण करना चाहिए, दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और ऊर्जा अपने जीवन में गरीबों और बीमारियों की भी मदद करनी चाहिए। क्या कहा अभी इसने भगवत गीता में कि जो बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कार्य को अपनाना चाहिए और दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में गरीबों और बीमारियों के लिए भी मदद करनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने के सत्य और भगवान और आत्मबोध भी आवश्यक है। सेकंड है मनोदशा। मनोदशा में अर्जुन उदास और चिंतित थे। वे भय, दुख और अपराध बोध मनोरोग से भयभीत थे। अर्जुन ने विचारधारा कामचोर मनोरोग पर पड़ रही थी। उसका मानना था कि युद्ध जीतने का अर्थ थे कि इसी मनोदशा ने अपने हथियार को नीचे गिरा देते थे। इन्होंने मनोदशा में क्या कहा है कि अर्जुन उदास और चिंतित थे। वे भय और दुख और अपराध बोध मनोरोग के भयभीत थे। इसलिए इन्होंने विचारधारा जो इनकी विचारधारा थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि मनोदशा इनका मानना था कि जो युद्ध जीतने का अर्थ है कि उन्होंने मनोदशा ने अपने हथियार को नीचे गिरा देना। इसी व्यवस्था को और मनोदशा को ये युद्ध के परिणाम को जानने के लिए श्री कृष्ण की शरण में गए थे। किसकी शरण में गए थे भी? श्री कृष्ण की शरण में गए थे। थर्ड है हमारा अनुभूति। अर्जुन इस ब्रह्म की स्थिति में निर्णय लेने में पशु अक्षम बन गए थे। इसकी पहचान ब्रह्म निष्क्रियता आदि घटना के लक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। अर्जुन किसी भी समय और स्थान पर जाने के लिए सतर्क और उन्मुख थे, जहां वह प्रश्नों को पूछने और कठिनाइयों का हल करने के लिए क्या थे? सक्षम थे। अनुभूति में क्या कहा है कि भी जो ब्रह्म की स्थिति में इन्होंने निर्णय लेने के लिए असक्षम बन गए थे और इनकी पहचान ब्रह्म निष्क्रियता आदि घनता के लक्षण के रूप में क्या है? देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन किसी भी समय और स्थान पर जाने के लिए उन्मुख थे, जहाँ पर वह प्रश्नों को पूछने और उसकी कठिनाइयों का हल करने के लिए क्या थे? सक्षम थे। फोर्थ है हमारा निर्णय और अंतर्दृष्टि। जब कृष्ण ने अर्जुन अपनी मन की स्थिति के बारे में पूछा तो अर्जुन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह भ्रमित और चिंतित, दुखी और निराशा थे। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान संवाद के माध्यम से अर्जुन ने दुख और दूर करने के लिए मदद की। इस समस्या को हम मनोरोग भी कह सकते हैं, जिनका इलाज निराशा कृष्ण रूपी चिकित्सक काउंसलर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? भी चिकित्सक काउंसलर के द्वारा किया गया है। अर्जुन की व्यवस्था निवारण करने के लिए श्री कृष्ण को भगवत गीता में कहा है कि श्री कृष्ण यानी कि जो काउंसलर है वो अर्जुन जो मरीज है और इसके बारे में बताया कि आपको निर्धारित कर्तव्य बुराई की ओर नष्ट करने का अधिकार दिया है। फिफ्थ है निदान। अर्जुन एक महान योद्धा थे जिसने प्रमुखता अपराध बोध के अवसाद का निदान किया गया। अपराध बोध मनोरोग का प्रमुख लक्ष्य है। दुख, चिंता, घबराहट, भ्रम, नकारात्मक विचार, मृत्यु की इच्छा होना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह चिंता के लक्षणों के साथ तीव्र अवसाद की स्थिति में भी थे। वह अपने सगे संबंधियों को युद्ध नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह तो अपने ही परिवार और समाज वालों को विनाश करने की संभावना के बारे में बहुत ही चिंतित थे और अंतर्द्वंद में जूझ रहे थे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये था भी हमारे भगवत गीता की महत्वपूर्ण पहलू। तो आज हमने क्या क्या किया है? अभी भगवत गीता के बारे में जाना है और इसके भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो हमारे 4 भागों में बांटे थे, चेतना, अचेतन, अवचेतन और आंतरिक चेतन। भगवत गीता के पहलू इसने जीवन के संघर्ष होना, मनोदशा, निर्णय, अनुभूति
इनके बारे में बताया है। ठीक है अभी गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करते हैं भगवत गीता के महत्व और प्रासंगिक। बस एक छोटा सा ही टॉपिक रह गया और फिर हमारा जो सेकंड टॉपिक है बौद्ध धर्म वो करते हैं। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।